नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। आज की कक्षा का जो शीर्षक है वो है लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम जो कहानी है वो किसकी है? वो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी थी क्या? तीसरी कसम। तो अभी हमने पिछली कक्षा में तीसरी कसम कहानी के विषय में समझा। आज हम लाल पान की बेगम जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी है उसके विषय में समझेंगे। कहानी का कथासार क्या है, कहानी में मुख्य क्या है, यानी कहानी में विशेष क्या है, ये समझेंगे। और कहानी में उद्धरण क्या क्या है प्रमुख, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी आज की, लाल पान की बेगम। हम सभी जानते हैं कि जो लाल पान की बेगम कहानी है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। 1956 में रचित कहानी पत्रिका में 1956 में रचित ये कहानी है। और कहानी पत्रिका इलाहाबाद के जनवरी अंक से ये क्या है? प्रकाशित कहानी है। कहानी के केंद्र में क्या है? स्त्री पात्र। कैसे है कहानी के केंद्र में स्त्री पात्र? हमने देखा जो तीसरी कसम कहानी थी उसमें जो कहानी के पात्र थे उनमें केंद्र में स्त्री और पुरुष दोनों थे, यानी हीराबाई और हीरामन दोनों थे, तो स्त्री और पुरुष थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ कहानी के केंद्र में स्त्री पात्र हैं, जैसे बिरजू की माँ है, चंपियाँ हैं, मखनी फुआ है, जंगी की पुतोहू है। तो ये सारे लोग जो है इस कहानी के केंद्र में है, तो ये सारी स्त्रियाँ ही हैं, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये स्त्री ये इस कहानी का जो केंद्र है वो स्त्री पात्र है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आंचलिक कहानी है और एक गांव की जटिल समस्या, आर्थिक परिस्थितियों और स्त्री चरित्र की गहन अनुभूतियों को प्रस्तुत करती है। इस कहानी में बिरजू की माँ, जो कि लाल पान की बेगम के नाम से जानी जाती हैं। किसको लाल पान की बेगम कहा जा रहा है? तो बिरजू की माँ को कहा गया है लाल पान की बेगम। एक बहुआयामी और सशक्त स्त्री चरित्र है जो अपने स्वाभिमान और आकांक्षाओं के लिए लड़ती है। तो ये लाल पान की जो बेगम है उनके विषय में यहाँ लिखा गया है। चलिए अगला हम देखते हैं कहानी की पृष्ठभूमि। 1957 में पहली बार प्रकाशित हुई कहानी। यह कहानी पहली बार कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1957 में। आपको कई जगह 56 भी मिल जाएगा, लेकिन आप 57 56, अगर ऑप्शन में आपकी 57 है तो 57 लिख के चलिए। तो 57 में प्रकाशित हुई। इस कहानी ने रेणु को हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान दिलाया और उन्हें आंचलिक कथा के जनक के रूप में स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, आंचलिक कथा के जनक के रूप में। तो ये ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि आंचलिक कथा के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु को जानते हैं। यह संग्रह ठुमरी 1959, यह कहानी रेणु के प्रसिद्ध कहानी संग्रह ठुमरी में शामिल की गई थी। तो किस कहानी संग्रह की है? ठुमरी कहानी संग्रह की है, जिसने कहानी को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। बिरजू की माँ, कहानी का केंद्र क्या है? बिरजू की माँ रहती हैं। बिरजू की माँ की ही ये तस्वीर है, एक काल्पनिक तस्वीर। ना जाने बिरजू की माँ कैसी होंगी, लेकिन जब हम किसी की छवि देख लेते हैं ना, जैसे छवि सोचते हैं और उस तरह से अगर उसका चित्र देखते हैं तो वो जल्दी याद होता है हमें। तो बिरजू की माँ कहानी का केंद्र है। कहानी की कथ्य वस्तु और पात्र चित्रण में बिरजू की माँ नामक स्त्री मुख्य भूमिका निभाती है। वह एक कैसी है स्त्री है? स्वाभिमानी स्त्री है, सशक्त और आकांक्षावान महिला है, जो अपने गांव और समाज में एक अलग पहचान बनाती है। आंचलिक पृष्ठभूमि और उपस्थित समस्याएं। आंचलिक पृष्ठभूमि में देखिए, ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि में बुनी गई है, जहां जातीय और वर्गीय भेदभाव
ईर्ष्या, द्वेष, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इस कहानी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ईर्ष्या, द्वेष और सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं। लाल पान की बेगम इन्हीं क्षेत्रीय विशेषताओं की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र स्वाभिमानी महिला के रूप में उभर कर आती हैं। कहानी में उभरी समस्याएं, कहानी का उद्देश्य देखिए। तो कहानी में समस्याएं क्या उभरी? इस कहानी में जाति व्यवस्था, लिंग भेद, गरीबी, अशिक्षा, महिलाओं के अधिकार के उल्लंघन जैसी समाज की कई महत्वपूर्ण समस्याएं उजागर की गई हैं। बिरजू की माँ इन समस्याओं से जूझती हुई एक प्रतीकात्मक पात्र के रूप में उभरती है। प्रतीकात्मक क्यों कहा गया? ये लाल पान की बेगम, आपने देखा होगा जो लाल पान की आप ताश के पत्ते जानते होंगे, तो उसमें जो होता है लाल बेगम जो होती है, मैं ज़्यादा तो जानती नहीं, मैंने सुना है कि जो बेगम है पान की, उसको बहुत, वो सबसे बड़ी होती है, वो जिसके पास होती है वो जीत जाता है। तो मैंने इसके विषय में कुछ ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, सिर्फ मैंने सुना है, तो मैं बता रही हूँ आपको। इसलिए यहाँ पर लाल पान की बेगम, ये कहानी का नाम वहीं से लिया गया है, लाल पान की बेगम, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रतीकात्मक पात्र के रूप से बताया गया है कि उभरती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त विषमताओं और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को प्रकट करना है। साथ ही बिरजू की माँ जैसे सशक्त स्त्री पात्र के माध्यम से महिलाओं की क्षमता और आत्मसम्मान को भी प्रस्तुत करना है। बिरजू की माँ एक सशक्त स्त्री है, स्वाभिमान और गौरव उसमें है। तो बिरजू की माँ एक स्वाभिमानी और गर्वीली महिला है। वह अपने गांव में एक लाल पान की बेगम के रूप में जानी जाती है और अपने उच्च दर्जे का गौरव महसूस करती है। समाज में प्रतिष्ठा है उसकी, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है कुछ। तो कहानी में बिरजू की माँ जो है वो महत्वाकांक्षाएं और स्वतंत्र होने की इच्छा प्रमुखता से उभरती है। वह अपने बेटे के लिए बेहतर भविष्य की कामना करती है। नाच देखने जाने के लिए बैलगाड़ी मंगाती है। समाज में प्रतिष्ठा कैसे है? बिरजू की माँ गांव में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित महिला के रूप में देखी जाती है। उसके घर में बिजली लगातार जलती बत्ती उसके उच्च दर्जे का प्रतीक है। संघर्ष और प्रतिरोध कैसा है इस कहानी में? तो कहानी में बिरजू की माँ सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के खिलाफ लगातार संघर्ष करती नजर आती है। वह अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है। कहानी में उल्लिखित स्थान है जो, उनको देख लीजिए। तो कहानी में उल्लिखित प्रमुख स्थानों में सिमराह का सरकारी कूप है, ध्यान दीजिएगा इन स्थानों के विषय में। सिमराह का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला शामिल है। गुलाब बाग का मेला और मोहनपुर होटल बंगला शामिल है, जो बिरजू की माँ के गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य पात्र कहानी में केंद्रीय पात्र बिरजू की माँ है, इसलिए बिरजू की माँ के जो व्यक्तित्व में विशेषता है वो भी बता दी गई आपको। बिरजू की माँ यानी कि लाल पान की बेगम और उसका बेटा बिरजू है। इसके अलावा बिरजू के बाप चंपिया जो बिरजू की बहन है, जंगी की पुतोहू, जिन बाबा भी महत्वपूर्ण पात्र हैं। गांव के लोग, कहानी में उल्लिखित अन्य स्थानों में कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली के लोग शामिल हैं, जो गांव की जटिल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। ज़मींदार और राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो कहानी में ज़मींदार बाबू साहेब और उनका राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो गांव की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये टोले ही हैं, कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मलदहिया टोली, ये उल्लिखित टोले हैं। तो उल्लिखित स्थान और टोले ना भूलिएगा। अब कहानी में जब उद्धरण की बात आती है तो उससे पहले थोड़ा हम कथासार को देख लेते हैं कि कहानी का आखिर कथासार क्या है।
तो कहानी के कथासार में सबसे पहले कथा जो शुरू होती है, किससे शुरू होती है? बिरजू की माँ के क्रोध से। ठीक है, कहानी का प्रारंभ होता है। बिरजू क्या कहता है? बिरजू एक छोटा बालक है, 7-8 साल का। तो बिरजू की शकरकंद और गुड़ खाने की जिद, ठीक है, और चंपिया का सामान लेकर ना लौटना, मतलब उसका जो बिरजू की माँ है वो सोचती है, उसके क्रोध से कहानी शुरू हो रही है। बिरजू के गुड़ खाने की जिद से, शकरकंद के साथ गुड़ खाने की जिद से, और चंपिया का सामान लेकर ना लौटना, ये उसके क्रोध को और बढ़ाता है। साथ में बकरे की कुकुरमाछी के कारण परेशान होना, यानी जो बकरा है, उसके घर में जो बकरी है, बकरा है, जो कुछ भी है, तो उसको क्या है, एक गांव में होता है, एक मक्खी होती है जो कुत्ते को चिपकती है, तो उसको बोलते हैं कुकुरमछिया या कुकुरमाछी। तो उसी का जिक्र यहाँ किया गया है, इसीलिए इनको आंचलिक कहा जाता है कि बिल्कुल ये एकदम आपको लगेगा कि हम बिल्कुल गांव में बैठ गए हैं इनकी कहानियों को पढ़ के, इनके उपन्यासों को पढ़ के। तो बकरे का कुकुरमाछी के कारण परेशान करना, तो जो बकरा है वो भी परेशान कर रहा है, वो उसके क्रोध को और बढ़ावा दे रहा है। किसके? बिरजू के माँ के क्रोध को। इतने में मखनी फुआ जो है वो आती हैं, कुएं में पानी भरा जा रहा है, सब पानी भर रहे हैं, तो जो मखनी फुआ होती है वो बिरजू की माँ से कह देती हैं कि नाच देखने नहीं जाओगी क्या? अब इतना सुनते ही बिरजू की माँ जो है वो क्रोध में वो क्रोधित रहती ही है, उसको और क्रोध आता है, और वो एक व्यंग बोलती है कि जिसके आगे नाथ ना हो, पीछे पगहा ना हो, वो जाए नाच देखने, मैं क्यों जाऊँ नाच देखने। तो ऐसा सुनते ही जो मखनी फुआ है उनको अच्छा नहीं लगता, और वो चली जाती हैं, कुएं की जगह पर जाती हैं और कहती हैं न्याय करना। न्याय करना क्या? जैसे गांव में होता है कि 4 औरतें जुट गई और किसी एक के विषय में बस बोले जा रही, वही प्रक्रिया यहाँ चलने लगती है। तो मखनी फुआ जाती हैं और शुरू कर देती हैं कि मखनी फुआ और सभी स्त्रियों से कहने लगती हैं, जहाँ पर जंगी की पुतोहू भी रहती है, और बिरजू की माँ से ना डरने वाली औरत है जंगी की पुतोहू। तो मखनी फुआ कहती हैं कि बिरजू की माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अभी 8-10 दिन पहले तो खुद ही बोल रही थी बिरजू की माँ कि बिरजू के बप्पा ने कहा है, या बिरजू के बाप ने कहा है कि बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी पर हम लोगों को जाएगा नाच दिखाने बलरामपुर का। अब बिरजू इतनी बात सुन के जो जंगी की पुतोहू रहती हैं वो कटाक्ष करती हैं, किस पर? बिरजू की माँ पर। बिरजू की माँ पर वो कटाक्ष करती हैं। बिरजू के बापू को कोरिया टोली की गाड़ी ना मिलना, ठीक है, तो वो कटाक्ष करती हैं। कटाक्ष में अपना कहती हैं कि चलो दीदिया, यहाँ तो लाल पान की बेगम रहती है। ये उनका डायलॉग रहता है, किसका? जंगी की पुतोहू का। मखनी फुआ से बोलती हैं कि चलो दीदिया, यहाँ लाल पान की बेगम रहती है, और एक प्रकार से उसको आरोपित करती हैं, बिरजू की माँ को आरोप लगाती हैं उसके ऊपर कि जहाँ रात दिन रात के भी समय और दिन के भी समय बत्ती भग भग करके जलती रहती है। तो ऐसा कुछ व्यंग बोल करके वो चली जाती हैं। फिर बिरजू के पिता की स्थिति दिखाई गई है, बिरजू के माँ के पति की। तो उनके वो गाड़ी लेकर नहीं आते हैं। बिरजू की माँ खूब सारा सपना संजोए रहती है कि चलो ठीक है, बोले हैं भैया कि चलो नाच दिखाने चलना है, और अभी तक अब नाच दिखाने चलेंगे तो मीठी रोटी बनाएंगे। अपनी चंपिया को कहती हैं, अपनी बेटी को, कि तुमको बढ़िया साड़ी पहनाएंगे। बेटे को कहती है पैंट पहनाएंगे, और सबको लेकर चलेंगे नाच दिखाने। अब पिताजी गाड़ी लेके आ नहीं रहे हैं, बड़े परेशान हैं। अब चंपिया की आंखों में बलरामपुर के नाच के दिन जो माँ ने मीठी रोटी का सपना दिखाया था, और वो सब आगे घूम रहा है, और आँख में आंसू भर गए हैं। और बिरजू भी जो है वो भी रो रहा है, उसके भी आँख में आंसू है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो माता जी हैं वो भी गुस्सा हो चुकी हैं कि गाड़ी आ नहीं रही है, शाम हो गई, रात हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, और वो सारा काम वाम छोड़कर बिरजू की माँ सो जाती हैं। जंगी का पतोहू का बिरजू की माँ पर कटाक्ष करना, बिरजू के बापू का गाड़ी ना लेके आना, ठीक है, कोरिया टोली से गाड़ी नहीं मिलती है,
कहाँ से गाड़ी लेके आते हैं? मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कोरिया टोली से उनको गाड़ी नहीं मिलती है। कहाँ की गाड़ी लेके आते हैं? तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लेकर वो आते हैं। बिरजू की माँ का पति का गाड़ी लेकर आना, ना आने पर नाराज होकर काम छोड़कर सो जाना। ठीक। अब बिरजू भी उदास है और उसके मन में जो इमली के पेड़ पर जिन बाबा रहते हैं वो मन ही मन क्या कर रहा है? मान रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है उन्हीं जिन बाबा से। ऐसा गांव में कहावतें होती हैं, आपने सुना होगा बहुत बार। और ये इस कहानी में भी ऐसी ही एक कहावत है कि इमली के पेड़ पर एक जिन बाबा रहते हैं। तो उनसे ही मन में वो बिरजू जो है वो मानता है कि जो मैंने बैंगन का पौधा लगाया है उसका पहला फल यानी पहला बैंगन आपको ही चढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा कहता है। फिर जो बिरजू की माँ है वो लेटे लेटे सोचती है कि आखिर गांव वाले उससे इतना ईर्ष्या करते क्यों हैं। फिर वो सोचती है कि सर्वे के दौरान जो बिरजू के पिताजी को 5 बीघे ज़मीन मिली थी, उसी के कारण बिरजू का परिवार ग्रामीण ईर्ष्या का शिकार हो चुका है। बिरजू के पिता के गाड़ी लेकर ना आने पर वह गांव में हंसी का पात्र बनेगी। ये सब लेटे लेटे सोच रही हैं बिरजू की माँ, या सोच सोच कर बिरजू की माँ और नाराज होती जाती हैं। और अंत में गाड़ी आ जाती है, पिताजी गाड़ी लेकर आ जाते हैं, बिरजू के बप्पा गाड़ी लेकर आ जाते हैं। परिवार में आनंद की लहर छा जाती है और परिवार में आनंद की लहर छा जाती है। फिर सब तैयार होते हैं। बिरजू की जो माँ है वो चंपिया को छींटे वाली साड़ी पहनाती हैं, मीठी रोटी भी बन जाती है फटाफट और सब काम हो जाता है। गाड़ी में जगह होने पर बिरजू की माँ जंगी की पतोहू, लारेना की पत्नी और राधे की बेटी सुनरी, तो इन लोगों को भी ध्यान रखिएगा, सुनरी और लारेना की पत्नी, जंगी की पतोहू तो है ही है। बिरजू की माँ को बायोस्कोप का गाना नहीं पसंद है, लेकिन आज वो चंपिया से कहती हैं कि बायोस्कोप का गीत गाओ, और वो गाती है। बिरजू जो जंगी की पतोहू है उसके घर के आगे गाड़ी रुकती है, तो उसकी माँ बोलती है बिरजू की माँ, बिरजू के पप्पा थोड़ा रुको। और वो पूछती है किससे? बिरजू के पति जो ससुर होते हैं रंगी और कुछ नाम होता है उनसे, तो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे जो है बिरजू वो चली गई मेला वहाँ पर नाच देखने के लिए, बिरजू की जंगी की पतोहू? तो वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं गई है क्योंकि उसका पति नहीं आया। तो इसलिए वो भी उनको भी साथ लेके जाती है। बिरजू की माँ चंपिया को बायोस्कोप का गीत गाने को कहती है और बिरजू की माँ का जंगी के पतोहू को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखना और स्वयं को लाल पान की बेगम के रूप में देखना। अब यहाँ पर जो बिरजू की माँ है वो स्वयं ही अपने को पहले देखती है और स्वयं सोचती है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ किनारी वाली साड़ी पहन के, और बिरजू की माँ को देखती है और प्रसन्न होती है, मुस्कुराती है और कहती है कि सही ही तो कहा था इसने कि मैं लाल पान की बेगम हूँ, क्या गलत है इसमें। तो ये था कहानी का कथा सार। अब चलिए प्रमुख उद्धरण देखते हैं कहानी के। तो कहानी के प्रमुख उद्धरण है भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद। अब यहाँ बात की गई किसकी? भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? लाल पान की बेगम का गौरव चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भगभग कर जलती है। अब यहाँ पर ये कहना चाहती हैं जो जंगी की पतोहू रहती हैं, ये आरोपित करती हैं लाल पान की बेगम को कि इनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, रात में भी आते हैं, और इसलिए इनको 5 बीघे ज़मीन मिली है। बिरजू के बाप की नाराज़गी। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला है। बिरजू की माँ का सामाजिक और आर्थिक स्थिति।
सामाजिक स्थिति कैसी है? बिरजू की माँ को एक उच्च दर्जे की महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गांव में उसे लाल पान की बेगम के नाम से जाना जाता है, जो उसकी प्रतिष्ठा स्थिति को दर्शाता है। वह जाति व्यवस्था, लिंग भेद जैसी समस्याओं से लगातार लड़ती है। बिरजू के बाप के पास 5 बीघा ज़मीन है। इसको ध्यान रखिएगा, कितनी ज़मीन है? तो 5 बीघा ज़मीन है, जो उनके सापेक्ष आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि वे अभी भी गरीबी, कर्जदारी से जूझ रहे हैं। बिरजू की माँ के लिए नाच देखने जाने का सवाल उनकी आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। कहानी में बिरजू की माँ एक स्वाभिमानी और आकांक्षावान महिला के रूप में उभरती है, लेकिन ठीक है, जाति व्यवस्था और लिंग भेद जैसी समस्याओं से वह लगातार क्या होती हैं? लड़ती हैं। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। जंगी की पतोहू का यह कहना है कि किसी भी काम के लिए पहले से मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। सब व्यंग हो रहा है। मैंने आपको अभी कहानी बताई ना कि वहाँ पर पानी भरने जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? व्यंग होता है आपस में। वो जो मखनी फुआ हैं और जंगी की पतोहू हैं वो सारे व्यंग करती हैं किसको? बिरजू की माँ को। लाल पान की बेगम बस्ती है यहाँ। जंगी की पतोहू का बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहकर संबोधित करना बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। बिरजू की माँ के पति के बारे में जंगी की पतोहू का कहना है अपने खेत का है। बिरजू के बाप अपने खेत का धान के बारे में कहना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती? दिन दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके का व्यंग है। एक तो उसके अमीरी के ऊपर व्यंग हो रहा है और एक उस पर आरोप हो रहा है। जंगी की पतोहू कहती है, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने? कोल्हू के बैल की तरह खट खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी नहीं ला कर दी उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? गाड़ी लेके आ गए हैं अब बिरजू के बप्पा। गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू के माँ के मन में सब मैल दूर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो किसान है, किसान की बताई जा रही है जो हृदय की स्थिति होती है कि किसान कितना भी दुखी हो, अगर वो अपने लहलहाते खेतों को देखता है तो क्या होता है? उसकी चिंता दूर हो जाती है और वो खुश हो जाता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। नाच अभी शुरू नहीं हुआ, अभी अभी ढिबरी जानते हैं? अच्छा, यहाँ एक शब्द आया ना, ढिबरी की रोशनी में। ढिबरी होता है गांव में एक शीशी में पहले जब मिट्टी का तेल होता था तो उसको बोलते थे, एक उसको चिमनी भी बोलते हैं, वो छोटा सा बनाया जाता है। तो ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सम्मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से, कहाँ से? मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल का आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन अगहन चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अब ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बिरजू की माँ और बिरजू के
बप्पा का संवाद है पिताजी का। खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ पंसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी। बिरजू की माँ ने धान की एक बाली से धान लेकर बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्खड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है, ये बिरजू की माँ खुद सोच रही हैं। और बिरजू के पिताजी किसको देखते हैं? एक तो जंगी की पतोहू को देखते हैं और एक कौन रहते हैं, लासेन एक और रहती हैं जो अभी आपको पात्र में दिखी हैं। तो उन दोनों बहुओं को देखते हैं और उनको अपने खेत की धान की बालियां याद आ जाती हैं। तो ये थे हमारे आज की कहानी का कथासार मैंने आपको बताया। कहानी में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो आपको बता दिए। कहानी का प्रमुख उद्धरण भी आपको मैंने बता दिया। तो चलिए आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।